नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी को लीगल नोटिस मिला है। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने लीगल नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सिद्धू ने कैंसर को लेकर एक घरेलू उपचार बताया था, उसको लेकर के ये लीगल नोटिस दिया गया है। कैंसर के घरेलू इलाज को लेकर सिद्धू फंसते हुए नजर आ रहे हैं। नवजोत कौर सिद्धू को 850 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भेजा गया है। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू अपनी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू के कैंसर के इलाज को लेकर घरेलू नुस्खों वाले दावे के चलते विवादों में घिर गए हैं। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने नवजोत कौर सिद्धू को 850 करोड़ रुपए का कानूनी लीगल नोटिस भेजा है। इस नोटिस में उनके दावे पर 40 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। बता दें कि सिद्धू ने एक डाइट प्लान का खुलासा किया था। उन्होंने दावा किया था कि इस डाइट प्लान ने उनकी पत्नी के कैंसर के इलाज में अहम भूमिका निभाई है। सिद्धू ने यह भी कहा था कि डॉक्टर भगवान के समान होते हैं। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने भी एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में हल्दी, नीम और डाइट में बदलाव जैसे घरेलू नुस्खों से कैंसर के इलाज के दावों को खारिज किया गया है और उसके बाद अब एक लीगल नोटिस भेज दिया गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी जसवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए न्यूज रूम से। तो बता दें आपको कि नवजोत कौर को 850 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस दिया गया है। चलिए सीधा रुख करते हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं जसवीर सिंह जी। जसवीर जी, जो नोटिस दिया गया है 850 करोड़ रुपए का, इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने घरेलू नुस्खे बताए हैं, इससे उस सोसाइटी का क्या मतलब है? गौरव जी, आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू की जो पत्नी है उनको कैंसर हो गया था और कैंसर की वजह से वो काफ़ी देर हॉस्पिटल में रही हैं और उसके बाद जब वो कैंसर से मुक्त हो चुके हैं तो सिद्धू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अमृतसर में। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला है कि जो 40 दिन का अगर आप ये ट्रीटमेंट ले लेते हो तो आप कैंसर से मुक्ति पा लेते हो। और उन्होंने बोला है कि नींबू पानी, तुलसी, नीम पत्ता और हल्दी से आप कैंसर की जैसी बीमारी के ऊपर आप विजय पा सकते हो। तो इसको लेते हुए जितने भी एलोपैथी के डॉक्टर हैं उन्होंने एक उनके ऊपर अब इन नोटिस भेजा है उनको और उनको ये बोला गया है कि अगर आप इन नुस्खों के साथ कैंसर ठीक कर सकते हो तो जितने बाकी लोग एलोपैथी ले रहे थे उनका बहुत नुकसान हो सकता है। क्योंकि उनका ये कहना है कि कैंसर जैसी जो नामुराद बीमारी है इसको खाली आप ऐसे नुस्खों के साथ ठीक नहीं कर सकते। अगर आपने ठीक किया है इसको तो उसका प्रमाण दो। और उन्होंने उनको 850 करोड़ का नोटिस भेजा है। अगर या तो आप माफ़ी मांग लो या इन चीज़ों का आप हमें दस्तावेज पेश करो। जी गौरव। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सिद्धू ने ये एडवाइजरी जारी की है उसके बाद देश में हर कैंसर का रोगी इसे अपनाना चाहेगा, लेकिन क्या इस सब को लेकर के उसको फायदा होगा या नहीं, इसको लेकर के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई ने एक एडवाइजरी जारी की और बताया कि नीम, हल्दी जैसी चीजों से कैंसर के इलाज में कोई फायदा होगा, इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है, इससे लोगों को नुकसान हो सकता है। क्या इसीलिए उन पर यह लीगल नोटिस भेजा गया है कि फायदे की गारंटी लेकिन नुकसान हो सकता है? जसवीर जी। गौरव जी, आपको बता दें कि हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू का तर्क है कि अगर ये नुस्खे लेकर अगर जो लोग इतना बड़ा जो ट्रीटमेंट कैंसर का है काफ़ी इसमें खर्चा आता है, अगर लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज करके इन नुस्खों के साथ अगर इलाज करवाते हैं तो हो सकता है कि वो कैंसर के ऊपर अपनी विजय पा सकते हैं। और उन्होंने लोगों के फ़ायदे के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बोला कि हमने ये नुस्खे, हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया और इन नुस्खे अपनाए। हालांकि उन्होंने ये भी बोला कि जो डॉक्टर होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। उन्होंने पहले एलोपैथी के ऊपर ही विश्वास था और कई हॉस्पिटल के ऊपर वो पहले अपने घरवाली को लेके गए और उसके बाद उन्होंने कीमोथेरेपी वगैरह भी कराई। पर जब वो कैंसर से बाहर आ गए हैं तो अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी लोगों को ये अपील की, अगर अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करते हो और खान पीन का अपने आदतें चेंज करते हो तो आप भी कैंसर के ऊपर विजय पा सकते हो। बिल्कुल, क्योंकि देखो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इसको लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो कोई स्वास्थ्य एक्सपर्ट नहीं हैं, वो इस तरीके की अगर बात करते हैं तो उनकी बातों पर मतलब आप अपनी स्वेच्छा है, चाहे तो भरोसा करें चाहे तो ना करें, लेकिन चूंकि नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो एक पब्लिक फिगर हैं, लोग उनको सुनते हैं, एक टीवी पर्सनालिटी हैं, देश के पूर्व क्रिकेटर हैं,
उसके बाद कहीं लोग उनकी बातों का अनुसरण ना करने लगे, उनको नुकसान हो जाए। ये बात पंजाब के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी कही गई है। तो क्या अब नवजोत सिंह सिद्धू माफी मांगेंगे अपनी, अब इस बयान से पीछे हटेंगे? हालांकि गौरव, अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू का कोई बयान नहीं आया और उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, पर उनका ये जो तर्क है उनका ये कहने का, क्योंकि नवजोत सिंह अक्सर कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में होते थे या वो टीवी पे ऊपर होते थे, कोई ना कोई उनके साथ विवाद चलता। क्योंकि अगर हम अब उनकी ज़िंदगी में देखें तो उसकी ज़िंदगी में हमेशा कोई ना कोई विवाद चलता रहता है। क्योंकि पहले कोर्ट में वो सज़ा काट के कोर्ट में उनको सज़ा दी थी और जेल से बाहर आए हैं। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में पंजाब में काफ़ी उलटफेर किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह को उन्होंने बाहर किया सिर्फ अपनी, क्योंकि लोग उनको सुनते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लोग उनको सुनते हैं, जिसकी वजह से जो डॉक्टर है उनका ये डर है कि अगर ये सारा टोटके करने के बाद लोग अपनी एलोपैथी के ऊपर विश्वास। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए जसवीर जी। चलिए रुक करता है खबरों की ओर। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी को लीगल नोटिस मिला है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। नवजोत सिंह मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है, ये बात कही गई। नवजोत कौर ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी को नोटिस मिलने के बाद उस पर सियासत भी तेज हो गई है। इसी बीच नवजोत सिंह की पत्नी को भी लीगल नोटिस भेजा गया है। इसको लेकर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बालबीर सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट हैं, कॉमेडी के एक्सपर्ट हैं, लेकिन मेडिकल के एक्सपर्ट नहीं हैं। मेडिकल के एक्सपर्ट उनकी पत्नी हैं, उन्हें बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो हैरान हैं कि नवजोत सिंह की पत्नी ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। स्पोर्ट्स का एक्सपर्ट है जी, वो कॉमेडी का एक्सपर्ट है, वो मैडिकल का एक्सपर्ट नहीं है। वो मैडिकल का एक्सपर्ट तो वाइफ है, उन्होंने बोलना चाहिए सीगा। मैं हैरान है कि जी मिसेज डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू है, उन्हें अजे तक ये बारे कोई बयान नहीं दिता। अपन कदे भी जी कोई कैंसर वर्गी भयानक बीमारी वो वास्ते ना, मतलब नॉन सीरीयस मैं कहूँगा, मैं गैर जिम्मेवार नहीं कहता, नॉन सीरीयस जी गल है वो नहीं करनी चाहिए। जो साइंटिफिक गल है वो डॉक्टर ने मतलब जो अपना व्यू पॉइंट रखा, क्योंकि जी पब्लिक होंगी है ना जी, वो जो कोई स्टार या कोई बड़ा बंदा बोलता वो गल सुनते हैं, वो अमल करते हैं। किसी का नुकसान हो जाएगा कि सिद्धू साहब ये चाहते हैं भी, उन्होंने मेरे ख्याल उन्हें मन भी लिया, उन्हें मान लिया भी मैं, मेरा मतलब ये नहीं सी, उन्हें अपनी गलती मान ली। जो मान ले तो सवेर का भुलिया शाम आ जाए, मेरा ख्याल कल खत्म कर। और खबर शिमला से सामने आ रही है, जहां बीजेपी के संगठन पर्व की बैठक हुई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह बैठक ली है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे हैं। संजय टंडन ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हार ईवीएम से नहीं, खराब प्रबंधन से हुई। बीजेपी के हिमाचल प्रदेश संगठन पर्व की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन शिमला में किया गया। बैठक की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने की। उनके साथ बीजेपी प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन ने, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। बीजेपी सह प्रभारी संजय टंडन ने प्रदेश स्तरीय संगठन पर्व बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से ईवीएम पर सवाल उठाने पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि खराबी ईवीएम में नहीं, राहुल गांधी में है। कांग्रेस को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ईवीएम के कारण नहीं, बल्कि उसके खराब नेतृत्व के कारण, खराब प्रबंधन के कारण करारी हार का सामना करना पड़ा। पार्टी का संगठन पर्व चला है, जिसके तहत 2 सितंबर से पार्टी का प्राथमिक सदस्यता अभियान चला था और उसके बाद सक्रिय सदस्यता अभियान चला। आजकल बूथ कमेटियों का गठन हो रहा है। ये जो 3 अभियान संगठन पर्व के अंतर्गत है, आज की बैठक में उनकी समीक्षा की जाएगी और आगे इसी अभियान के अंतर्गत मंडलों के और जिलों के जो चुनाव होने हैं, जो कमेटियां बननी हैं, उसके गठन की समय सारणी तय होगी और उसमें क्या क्या किन किन बातों का जो है वो ध्यान रखना है, उसके बारे में विचार विमर्श होगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। गीता महोत्सव में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहुंचे हैं।
ब्राह्मणों ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मेले का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने रिबन काटकर सर्च मेले का उद्घाटन किया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचकर सर्च मेले का उद्घाटन किया। सबसे पहले ब्राह्मणों ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। उसके बाद मंत्र उच्चारण के साथ राज्यपाल ने रिबन काटकर सर्च मेले का उद्घाटन किया। और गोहला ब्लॉक समिति में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना घटी जब अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ। ब्लॉक समिति के कुल 22 सदस्यों में से 19 सदस्यों ने ब्लॉक समिति की चेयरपर्सन डिंपल रानी पत्नी भगत सिंह के खिलाफ वोट किया। ये कदम गोहला क्षेत्र में राजनीतिक हलचल को तेज कर सकता है और आगामी चुनावों को प्रभावित कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने इस प्रस्ताव के समर्थन में कहा कि जो लोग विकास नहीं चाहते, जिनकी नीयत और नीतियां ठीक नहीं है, उनका पद पर बने रहना ठीक नहीं है। बाजीगर ने यह भी कहा कि नायब सिंह सैनी जो विकास के पक्षधर हैं, ऐसे नेताओं को अध्यक्ष पद पर आना चाहिए जो हर क्षेत्र का समग्र विकास चाहते हों। देखिए, जो आदमी विकास नहीं चाहते, जो मेंबरों का विश्वास खो चुके हैं, जिनकी नीति ठीक नहीं है, तो उनका सीटों पे रहना ठीक नहीं है। वहाँ चेयरमैन वो बने जो विकास की नीति रखता हो, क्योंकि माननीय नायब सैनी जी वो विकास चाहते हैं, वो हरियाणा के हर कोने कोने का विकास चाहते हैं और इसीलिए अच्छे आदमियों को सीट पे लाया जाएगा। जो भी आदमी ठीक हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाएगा। चंडीगढ़ में पर्यटन विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। वहीं बैठक की जानकारी देते हुए बीजेपी विधायक अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि उन्होंने पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव और पर्यटन विभाग के एमडी समेत पर्यटन अधिकारियों के साथ बैठक की और 38वें सूरजकुंड मेले की व्यवस्थाओं पर चर्चा की, जो पिछले साल से बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि इस साल ज्यादातर पर्यटकों के आने की उम्मीद है, जिसमें कई विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं। कल हमने टूरिज्म के अधिकारियों की, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म, एमडी टूरिज्म, सबकी सीनियर अधिकारियों की कल हमने बैठक ली है। जो हमारा सूरजकुंड का जो मेला है उसके बारे में चर्चा की है। बहुत अच्छे तरीके से उसके इंतज़ाम होंगे। 38वां सूरजकुंड का मेला है और बहुत अच्छे तरीके से हमने सब ने बैठ करके चर्चा की है कि जैसे पिछले साल जो है लोगों का आना जाना रहा, उससे ज्यादा विजिटर्स बढ़ेंगे। धर्मशाला में 18 से 21 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा। शीतकालीन सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी। अध्यक्ष ने अहम मुद्दों पर विशेष सत्र का सुझाव दिया। प्रदेश की आर्थिक स्थिति से निपटने पर चर्चा होगी। इस पर मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 से 21 दिसंबर तक धर्मशाला में होगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि शीतकालीन सत्र में 4 बैठकें होंगी। इसी के साथ पूरे कैलेंडर वर्ष में विधानसभा कुल 27 बैठकें होंगी। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर विदेश दौरे की भी जानकारी दी। विधानसभा अध्यक्ष ने इस दौरान सुझाव भी दिया कि हिमाचल विधानसभा को विशेष बैठक बुलाकर हिमाचल के जरूरी विषयों पर चर्चा करनी चाहिए, जिसमें प्रदेश की आर्थिक स्थिति से निपटने जैसे मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि इस बारे में मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष से चर्चा करेंगे। सत्र जो है विंटर सेशन वो धर्मशाला में 18 से 21 का जो प्रपोजल गवर्नमेंट से आया था, जिसको हमने राज्यपाल महोदय को जो है अप्रूवल के लिए भेजा था, उसकी अप्रूवल हमको रिसीव हो गई, मिल गई और इसकी नोटिफिकेशन सेशन की आज हो रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से विधायक अमन शेर सिंह शेरी कलसी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद
अमन शेर सिंह का काफिला पूरे पंजाब में घूम रहा था। जब काफिले ने बाटला में प्रवेश किया तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया। वहीं काफिला शहर से होते हुए बाटला के नेहरू गेट पर समाप्त हुआ। इस मौके पर अमन शेर सिंह, शहरी कलसी के साथ कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल भी मौजूद रहे। कलसी ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो सम्मान दिया है उसे पूरी तरह अमल किया जाएगा। तो अमन शेर सिंह पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद उन्होंने काफिला निकाला और काफिले के दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। और जब उनका काफिला बाटला हाउस पहुंचा तो उस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। मैं अपनी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करदा है जिन्हों ने इस निमाणे ते मान किया और विश्वास उन्होंने किया। मैं अपने वालों रात दिन एक करके मेहनत करके अपनी पार्टी की ते अपने पंजाब दे लिए चढ़ती कला सो मैं रहनी है जी। मेरे निमाणे ते पार्टी ने इन्ना विश्वास किया। मैं सदा ही अरविंद केजरीवाल जी का, मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी का मैं उन्होंने धन्यवाद करता। खबर लुधियाना से है, जहां पर खन्ना के जीटी रोड स्थित एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद महिला की मौत हो गई, जिसे लेकर मृतक के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। स्थिति को भांपते हुए पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और गुस्साए परिजनों को शांत किया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मौत के कारणों की जांच में जुट गई है। तो परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। हालांकि जैसे ही परिजन प्रदर्शन पर आमदा हुए, पुलिस ने स्थिति को भांपते हुए वहां पहुंची और पूरी स्थिति को नियंत्रण में किया। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁਰਜੀਤ ਸੰਭਲ ਤੇ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪ ਜੋ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਫੇਕ ਐਪ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 8 ਜਿਹੜਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਸਵੇਰ 12:30 ਵਜੇ ਜੀ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 12:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ में शिफ्ट ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਲੱਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਟਾਂਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ PCR ਤੇ ਫੋਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਫੀਮੇਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਆਈਵੀਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਆਏ। ਇੱਥੇ ਦੌਰਾਨੇ इलाज पेशेंट संदीप कौर की डेथ हो गई। और भिवानी के हनुमान डाड़ी स्थित मंदिर के पास एक खुले मैदान में एक शव मिला, जिससे आसपास सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। शव मिलने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की उम्र करीब 45 से 50 साल के आसपास बताई जा रही है। शव की जांच में पाया गया कि मृतक के हाथ में उंगली नहीं है, जिससे उसकी पहचान और मुश्किलें हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इसकी कोई शनाख्त नहीं हुई है, ये लावर इस हालत में मिली है। सुबह सूचना मिलने के उपरांत यहाँ मौके पर काफ़ी लोगों से पहचान करवाई गई है, लेकिन किसी ने भी इसको आइडेंटिफाई करने से मना कर दिया है। ये लावर डेड बॉडी है, इसको हम पोस्टमार्टम के लिए GH भिवानी ले जा रहे हैं। वहाँ जो भी इसकी प्रक्रिया हुई वो करवा के और शनाख्त के लिए भी रखवाएंगे इसको।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।